नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे उत्तराखंड की छवि एक हड़ताली प्रदेश की बन चुकी है। आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं हड़ताल दिखाई देती है। अब सवाल यह है, जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह दोष देना कितना ठीक होगा, क्योंकि कई बार यानी ज्यादातर बार देखा जाता है जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती तब जाकर उन्हें सड़क पर आना पड़ता है। या हम इन्हें अपने राजनेताओं का इनकॉम्पिटेंस कहें कि वो समय रहते इस तरह के मसलों को सुलझा नहीं पाते, या हमारी ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस है जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन कुछ भी हो, उत्तराखंड की जो छवि है वो हड़ताली प्रदेश की बन चुकी है। यानी कहा तो यह जाता है कि एक दौर में पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हड़तालें होती थी, अब वो जगह उत्तराखंड ने ले ली है। सवाल यह है, इस छवि को कैसे बदला जाए और क्या समस्या को टालने से समस्या का समाधान होगा या आने वाले दिनों में वो समस्या और विकराल हो जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं। अनूप नौटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मंजुल कुमार जोशी, आप पूर्व उत्तराखंड सरकार में आप प्रशासनिक क्षमता के अनुसार मैं कहूं आप गृह सचिव रह चुके हैं और भी कई डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं, लिहाजा आप लोगों का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होगा। मंजुल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक जो एडहॉक बना है कि साहब कमिटी बना देंगे, 6 महीने बाद देख लेंगे, आपको लगता है कि बहुत समय बीत गया है, सरकारों को इसका निराकरण करना होगा, इन हड़तालों का समाधान करना होगा? मान्यवर, ये भाई आपने बहुत समीचीन मुद्दा इस वक्त उठाया है, क्योंकि ये फिलहाल जो 2-3 विवाद बड़े वाले उठे थे और अकस्मात उठे, और मतलब बहुत लोगों का ये मत था कि ये हड़ताल करने का समय नहीं था। लेकिन ये जो आपने अभी बात मुझसे कही, मेरा आपसे मारूजा ये है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक सतत एक्सरसाइज है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कोई भी प्रशासनिक फंक्शनिंग में उतना ही जरूरी है जितना कि जैसे मान लीजिए एक मशीन है, वो मशीन चलते चलते उसकी मेंटेनेंस और उसमें स्थायी सिस्टम्स होते हैं। आपने देखा होगा कार्यालय में कुछ दक्ष लोग होते हैं जो कि मशीन को चालू रखते हैं। तो इसी तरह एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अगर कोई अच्छा मैकेनिज्म किसी सरकार के पास होता है तो ये जो विवाद हैं ये मिनिमाइज रहते हैं। दूसरा ये कि जितने हमारे मतलब कर्मचारी बंधु हैं, हमारे साथी हैं, या जो हमारे माननीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय हैं, या जो हमारे माननीय पॉलिटिशियंस महोदय हैं, उनके बीच जिस दिन ये तारतम्य समाप्त हो जाता है अथवा जिस दिन भी उनके बीच में ये संवाद जो है, सतत संवाद, वो समाप्त होता है, तो उसकी परिणति जो है वो आपको दिखाई देती है स्ट्राइक के रूप में। लेकिन अभी तक ये परिपाटी रही है, मतलब बड़े प्रदेशों में जो कि वेल गवर्न प्रदेश कहलाते हैं और ये जिनका बहुत पुराना एक इतिहास है, परिपाटी है, उनमें हमेशा एक, अब मैं कहूं उसको चोर दरवाजा सा खुला रहता है, जहां पर कि अधिकारीगण और माननीय हमारे राजनेतागण और माननीय कर्मचारीगण के बीच में एक संवाद सा बना रहता है, अदृश्य संवाद होता है। जिस दिन वो अदृश्य संवाद भंग हो जाता है अथवा किसी का कद अपने कद से ज्यादा बड़ा हो जाता है, चाहे वो मान लीजिए माननीय नेताजी हों। आप कह रहे हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी? बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं है महोदय, सतत संपर्क की प्रक्रिया है। जहां ये प्रक्रिया भंग हुई तहां ये समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती। देखिए, सरकार के पास बहुत सारे नियम कानून शुरू से हैं फंक्शनिंग के। अगर केवल उन्हीं के अनुरूप कार्य होता रहे और समय पर, जैसे मान लीजिए कितने मुद्दे कितने होते हैं, वो कहते हैं साहब हमको थोड़ा सा ये रिलीफ दे दीजिए, अमुक हमारा प्रमोशन कर दीजिए, या कोई एक आध 2-4 चीजें बात में कोई और आ जाता है। कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई बहुत एम्बिशियस लीडर महोदय आ गए तो वो 2-4 चीजें ऐसी डाल देते हैं उसमें जो कि थोड़ी सी गैर शायराना होती है। लेकिन अमुक आप देखेंगे कि जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग बनाई हैं और इतनी टाइम टेस्टेड हैं कि उनको दोनों तरफ से वायलेट करना, एक मतलब अगर कोई बिल्कुल आमादा हो उनको वायलेट करने पे तब तो बात दूसरी है, वरना ये स्थिति उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। लेकिन अनूप जी, आप बेहतर जानते हैं कि जब हेडलाइंस बनती हैं कि साहब उत्तराखंड में फला डिपार्टमेंट की हड़ताल है, फला जगह हड़ताल है, आपको लगता है
जो स्टेट का इकबाल है साहब वो कमजोर पड़ता है। ये हमारी इनकॉम्पिटेंस को दिखाता है। रमेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और इसके बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं जितने लोग हमारे को अपना नमस्कार कहना चाहूँगा और हमारे साथ में आदरणीय जोशी जी हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा। इसके कई सारे हम फैसेट्स कह सकते हैं, इसके बहुत सारे पहलू हैं। उदाहरण के तौर पर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर थोड़ा सा कॉर्पोरेट भाषा के शब्दों का प्रयोग करूं तो ये जितने ये अल्टीमेटली है क्या, ये तो एक मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज है। ये गवर्नेंस जो आज आपने पूरी ये बहस जो आपने शुरू करी है, क्योंकि मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ, देवभूमि डायलॉग की पीड़ा को समझता हूँ। आप हमेशा जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें सामने लाना चाहते हैं और ये निश्चित तौर पर हमारे पूरे गवर्नेंस को लेकर के, हमारी गवर्नेंस कैपेबिलिटीज को लेकर के उसको मालिया निशान छोड़ता हुआ ये जो इस समय पूरा लैंडस्केप इस समय उत्तराखंड में आ रखा है। एडहॉकिज्म, ये एडहॉकिज्म का मसला है, ये डिले टैक्टिक्स का। भाई बार बार उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है? तो ये कहीं ना कहीं पर किसी न किसी स्तर पर डिले भी हो रहा है। ये बार बार उत्तराखंड के इन सभी मुद्दों को, इनका पटापेश हाईकोर्ट में क्यों होता है? इसका एक ये भी पहलू है। इसमें जो जनता को इनकन्वीनियंस होती है, जैसा अभी मंजुल सर ने एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से किया कि भाई ठीक है, हमारे 3 स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी पॉलिटिकल क्लास है, हमारी ब्यूरोक्रेटिक क्लास है और हमारी वर्कर क्लास है। तो इन तीनों के बीच में जो तारतम्य जब टूटता है, अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको होता है? वो तो मेरे जैसे और आपके जैसे और करोड़ों लोग, जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनको होता है। ये जो प्रदेश की छवि को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं रमेश जी, जो हड़ताली प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा मैं कुछ आंकड़े भी आपके साथ में साझा करूंगा। हर बात में जो कमेटी बनाने की जो परिपाटी शब्द मंजुल सर ने जो यूज किया, वो शुरू हो गई है। भाई कमेटी, हर चीज की कमेटी बन जाती है, तो कमेटी इज नॉट द आंसर। सॉल्यूशन नहीं है, वो कमेटी वही कहना चाहेगी जो आज आपके सामने एग्जैक्ट सिचुएशन है। तो और ये रमेश भाई, ये चीजों को टरकाने की, चीजों को टालने की, ये एक और इसका वो है जो वर्क एलोकेशन है, जो भाई आपको एक स्मार्ट तरीके के साथ काम करना चाहिए। तो ये जो तमाम इसके इतने सारे पहलू हैं और ये बहुत सीरियस इश्यू है। ये गवर्नेंस को लेकर के उत्तराखंड के, खाली वर्तमान की हम बात नहीं कर रहे, उत्तराखंड की डेस्टिनी को लेकर के, उत्तराखंड के फ्यूचर को लेकर के। अब देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग ज्वलंत मुद्दे राज्य के डिस्कोर्स और नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसा जग जाहिर है, इस समय भू कानून का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा पूरे राज्य के सामने है। भाई अल्टीमेटली काम करना किसने है? काम तो हमारे नेतागणों ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने और हमारे कर्मचारियों ने ही करना है। लेकिन जब आपका हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, सफाई के मसले में आपका कॉन्फ्लिक्ट है, ऊर्जा के मसले में आपका कॉन्फ्लिक्ट है, पुलिस के मसले में आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जनरल ओबीसी जो एसोसिएशन बनी हुई है उसको लेकर के है, तो भाई आपका कॉन्फ्लिक्ट कहां पर? कोई ऐसा संगठन नहीं है जो नाराज नहीं है, हर संगठन की अपनी एक दिक्कत है। मेरा लास्ट पॉइंट मेरा यही है, मेरी पीड़ा भी है कि भाई व्हाई इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट एवरीवेयर? अब मंजुल जी, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, और कब तक हम इस कॉन्फ्लिक्ट को टालते रहेंगे? एक बार आमने सामने हो जाए ना। आप या तो जनता को यह बताइए इनकी डिमांड गलत है, इनकी डिमांड नाजायज है, या दूसरी तरफ आप यह क्लियर करिए कि साहब इनकी डिमांड जायज है, हमें इनको देना चाहिए। दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन आप टाल रहे हैं। जिसको अनूप जी ने कहा, डिले टैक्टिक्स में आपका भरोसा है, कमिटी, सब कमिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अंतोगत्वा उस मुश्किल से सामना एक दिन करना ही पड़ेगा, तो आज क्यों नहीं? मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये जो आप देखिएगा, जो पहले प्रशासनिक एपरेटस था, बड़ा ही अनकॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही वन ऑन वन चला करता था। जहां तक हम लोग ने, जिसमें हम लोग ने अपनी नौकरियां शुरू की थी, फिर बाद में प्रोफेशनल्स के आने से इसमें कई बड़े परिवर्तन से हो गए। परिवर्तन क्या हो गया कि जो कर्मचारी था, जो हमारा मूल रिसोर्स था, वो ह्यूमन रिसोर्स बन गया, और उसके मैनेजमेंट करने के लिए कई सारे जो हैं वो स्तर बन गए, सतह बन गई, और जो हमारे टॉप ब्रास हैं वो, उनके बीच में डिस्कनेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि बीच में ऐसे कई लोग हैं जो कि उनको सीधे सीधे उनका साबका स्थापित होने नहीं देते हैं। जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, क्या है, ये एक इंटीग्रल मशीनरी है, और ये मशीनरी जो है, ये सर्वहारा
जो कि हमारा वर्किंग क्लास है, उसकी हमेशा से वो बाजिद होता है, थोड़ा सा बाजिद होता है। और थोड़ा सा आप लोग मान्यवर मुझे माफ करिएगा, आप कईयों को ये एहसास दिला देते हैं आप लोग, यानी मान लीजिए हो सकता है कि आप हमारे माननीय नेतागण को या हमारे माननीय उच्च अधिकारीगण को या हमारे माननीय जो हमारे कर्मचारी नेतागण हैं उनको आप ये एहसास दिला देते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ है। और लार्जर देन लाइफ की जो इमेज है उसको लिव अप करने के लिए कई बार उनको ऐसे मतलब दोनों बाजिद हो जाते हैं। तो इसलिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो मोर बिहेवियरल हैं, न कि किसी प्रकार की मैनेजेरियल। क्योंकि मैनेजेरियल जो है वो इंटीग्रल तब काम करेगा जबकि आप इस सिस्टम का पूरा आमूल परिवर्तन कर देंगे और एक पूरी या 2 या 3 पीढ़ी गुजर जाएंगी, उससे वो फेमिलियर हो जाएंगी, तब तो ये चलेगा। अन्यथा ये छोटा सा प्रदेश है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, मैं जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो उस समय मैं यूपी में पोस्टेड था और उस समय किसी कारण से मैं घूम फिर के, कहते हैं कि जो एकेडमी पहुंच जाए तो उसको ये माना जाता था कि वो मतलब या तो बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है। तो वो एकेडमी पहुंच गया मैं। एकेडमी में सिर्फ 2 लोग आते थे। वो आते थे कि साहब ये आंदोलनकारी हैं, और सारी एकेडमी छोड़ के बाहर आती थी, कहते साहब वो आए हैं और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं और आके सारा काम रोक देंगे। तो ये जो है एक प्रकार की फन एक्सरसाइज बन गई है महोदय, इसमें ऐसा कोई सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं। अगर मान लीजिए पुलिसकर्मी जो 24 घंटे काम करता है, दिन रात काम करता है, ना कोई त्योहार देखता है, ना कुछ देखता है, ना अपना परिवार देखता है, अगर उसके परिवार को सड़क पे आना पड़ जाए, ये कितना सीरियस इशू है अपने आप में। मान्यवर, जैसे आप मतलब जब मैं इस सेवा में आया था तो मैंने एक शपथ पत्र दिया था महोदय, सरकार को दिया था, और एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैं इस टाइप की जो मतलब एक्टिविटी होगी जो कि यानी सीधे सीधे हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सीधे सीधे कोई बात अगर हिट करती है तो उस पर हम लोग कमेंट करने से आमतौर पर गुरेज करते हैं। लेकिन ये जो है देखिए कि आदमी का ये जितनी भी सर्विसेज हमारी बनी हुई हैं उनका एक समाज में महत्व है, अलग अलग तरीके से है। तो मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट विभाग में काम कर रहा है, मान लीजिए पुलिसकर्मी है या मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी है, उसको उसके कमेंसुरेट सम्मान भी मिलता है, ऊपर नीचे का विलंब कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरा अनुरोध हमेशा यही रहता है कि जो हमारी कोशिश रहे कि कुछ चीजें जो हैं वो इनवायलेबल हैं, उनको किसी भी प्रकार से मेरे ख्याल से भट्ट जी उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और उनमें से एक चीज ये भी है कि इस तरह के मुद्दों को किसी भी मतलब पब्लिक फोरम में उठाना जो है ये कोई बहुत इसका दूरगामी इफेक्ट होंगे। नहीं, इसके दूरगामी इफेक्ट होते हैं। मंजू जी, एक बात स्पष्ट है, अनूप जी, अगर मान लीजिए वो पुलिसकर्मी का परिवार सबसे ज्यादा तो वही बर्दाश्त करता होगा जब उनके पति त्योहार में घर में नहीं होते होंगे या कभी सुख दुख में घर पे नहीं होते क्योंकि ड्यूटीज ऐसी हैं। अब साहब उनका टाइम आ रहा है अक्टूबर में उनके ग्रेड पे का, अब आप साहब उनसे ये कह दें कि आप एक प्रमोशन ले लीजिए, ग्रेड पे ले लीजिए, वो भी आखिर समय में, वो क्या कहेगा? वो कहेगा साहब मुझे मेरा ग्रेड पे दे दीजिए ताकि मेरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी थोड़ा मजबूत हो जाए। वो गलत क्या कह रहा है? और तब आप कहते साहब इसका तो स्टेट के बजट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले के लोगों ने आपने उनको वही फायदा दिया है। जब 2000 में जो भर्ती हुए हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको फायदा देने की बात आए तब आप कह रहे हैं कि साहब आपके पास बजट कम है या तमाम तरह के आपके बहाने हैं। अनूप जी। रमेश जी, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा जो एलिमेंट है वो विश्वास का या ट्रस्ट का है। देखिए, आइसोलेशन में तो कोई भी ना तो रहता है ना कोई काम करता है, हर इंसान अपने इर्द गिर्द देखता है। अब हमें तो मालूम नहीं है हम लोगों को कि भाई पुलिस वालों के दिल के अंदर क्या चल रहा है, उनका संगठन क्या बात कर रहा है। लेकिन जस्ट एक नागरिक के दृष्टिकोण से मैं अगर बात बोलूं तो ये है कि भाई पुलिस का जो संगठन है वो भी तो कहीं ना कहीं इस बात को देख रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है कि पुलिस के अलावा बाकी भी जितने विभाग हैं सभी जगह हीला हवाली होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको रोडवेज का ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। अब भाई हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
वो क्यों ये वाली बात बोलते हैं कि रोडवेज के अधिक जो जो लोग वहां पर कर्मचारी हैं, उनकी जो तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह या तो आधी कर दी जाएगी या जो भी उनकी कर दी जाएगी, और उसके बाद में रोडवेज के कर्मचारियों को के पास में कोई विकल्प नहीं बचता है और उन्हें हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट जाने के लिए विवश होते हैं। ऐसे तमाम ऐसे अन्य उदाहरण उत्तराखंड में हैं जहां पर समझौता होने के बावजूद भी जो है निष्कर्ष नहीं पहुंचता है। तो ये जो मैंने शुरू में बात बोली, जो मैंने विश्वास की बात बोली, मैंने ट्रस्ट की बात बोली, कि अगर आज मेरे लोगों को, उदाहरण के तौर पर आज सपोज मैं अगर एक ऐसी पोजीशन पर हूं और अगर मेरे लोगों को मेरे पर भरोसा है, या मैं उनकी जगह पर हूं और मुझे अगर अपने सर्वोच्च अधिकारियों के ऊपर भरोसा है कि भाई ये जो बात बोल रहे हैं अपनी बात पर अडिग रहेंगे, तो ये बड़ी संभावना है कि मैं सड़कों पर नहीं आऊंगा। मेरे भी छोटे मोटे अनुभव जो उत्तराखंड में रहे हैं, मैंने भी ये स्वयं देखा है कि जब हम अपने कर्मचारियों के साथ में मिलकर के एक पारदर्शिता के माहौल में काम करते हैं, प्रयास करते हैं और उन्हें यह भाव भी देते हैं, उन्हें एहसास भी देते हैं कि हम एक पारदर्शी तरीके के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपकी जायज मांग है उसके ऊपर सुनवाई भी होगी, उस पर कार्रवाई भी करने के पूरे प्रयास होंगे और कुछ परिणाम भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की गतिविधियों को रमेश जी रोका जा सकता है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये जो अभी जो पुलिस का जो आपने भी एग्जांपल लिया है, ये नेचुरली एक बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, 20-21 साल में पहली बार उनके परिवार के लोगों को जो है सड़कों पर आना पड़ा है। तो ये अब यही होप कर सकते हैं कि बिल्कुल। आपने एक और बात कही, आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की। मंजुल जी, आपको लगता है कि वाकई ये विश्वास, ये अविश्वास का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है और वो अविश्वास की खाई बहुत बढ़ चुकी है। अब कोई भी संगठन, सरकार या ब्यूरोक्रेट्स पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, कि उन्हें लगता है साहब ये टालने पे विश्वास रखते हैं, ये मामले को आगे खींचने पे विश्वास रखते हैं, ये समाधान नहीं चाहते। मान्यवर, इसमें मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस समय कोई भी हम में से पक्षकार वार्ता के लिए जाता है, चाहे वो अधिकारी पक्ष हो, चाहे वो अपना कर्मचारी पक्ष हो या अपने साथी कर्मचारी साथी हो, उसमें एक बात दोनों को स्पष्ट रहती है कि उनको कहां तक यानी सफलता मिलने की संभावना है। इस पे उनको कोई अंदर से डाउट नहीं रहता। कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी को डाउट हो। केवल वो जब लास्ट मिनट की जो नेगोशिएशन है, उससे जो भी घटत बढ़त, मतलब सब्सटैंशियल अथवा छोटी मोटी जो भी हो, उसको हासिल करना ही एक प्रकार का नेगोशिएशन का मेथोडोलॉजी है। और इस मेथोडोलॉजी को हमेशा, यानी इसको सशक्त करने की आवश्यकता है। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से कोई ये सशक्त कहां है मंजुल जी? मैं हमेशा देखता हूं, कोई हड़ताल होती है, साहब कमेटी बना दो, कोई हड़ताल होती है, साहब 6 महीने के लिए टाल दो, कोई हड़ताल होती है, साहब हम 3 महीने बाद देखेंगे। इससे समाधान तो नहीं होगा ना। फिर 3 महीने बाद वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे, फिर आपका कार्य प्रभावित होगा, फिर आपके स्टेट की इमेज खराब होगी। जैसे मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र रूप से आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप कुमाऊं के रहने वाले हैं, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आप बेहतर जानते हैं कि फाग जो है वो फाग के ही समय आएगा। तो हर चीज जो है इस वक्त, जैसी की परिस्थितियां, प्रशासनिक परिस्थितियां, जैसी की सामाजिक परिस्थितियां और जैसी ये भयावह बीमारी इस वक्त सर्कुलेट कर रही है, मेरे ख्याल से इस वक्त यदि मान लीजिए आउटराइट आपको कोई चीज डिनाई नहीं की गई है, तब तक इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की, फिलहाल इसको थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखने की आवश्यकता है। मैं टाइमिंग पे आपकी बात मान लेता हूं कि चलो इस समय हालात ऐसे हैं, आपको सड़कों पे नहीं आना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन भी समझनी चाहिए। बट सर, ये कोई आज नहीं हो रहा है उत्तराखंड में। जब से उत्तराखंड बना है तब से हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, हड़ताल पे हड़ताल, मांग पे मांग, मांग पे मांग, मांग पे मांग, समिति पे समिति, समिति पे समिति, समिति पे समिति। अरे साहब, समाधान कब होगा? ये आपको मैं फिर एक बात कहूंगा, ये बड़ी गजब की बात है, आप इसको नोट करिएगा कि ये जो है ये हमारी वाइब्रेंसी को दिखाती है। जो हमारे स्टेट में सेंसिटिविटी है दोनों तरफ से, वो बहुत हाई है। और ये सेंसिटिविटी आपको दिखाई देती है जो विभिन्न, आपको ये सब कभी कभी। मंजुल जी, वो सेंसिटिविटी कहां है जब परिवहन विभाग के लोगों को हाई कोर्ट रीच आउट करना पड़ता है, हाई कोर्ट आदेश देता है साहब इनके पैसे दो, नहीं तो हम सेक्रेटरी के पैसे काट देंगे।
मैं महोदय आपको थोड़ी सी एक बात ये कहूंगा कि मैंने कुछ समय के लिए परिवहन विभाग का संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत ही छोटा अवधि थी, परंतु देखिए कुछ विभाग जो हैं वो क्रॉसली कमर्शियल विभाग हैं महोदय, और इस वक्त की परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि कुछ वहां पर का मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन कुछ अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सी चीजें दोनों तरफ रीच आउट करती हैं महोदय। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक को खारिज कर दें और एक को आप एक्सेप्ट कर लें। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूं कि कभी ये खुशहाली फिर से आएगी, 2-3 माह का इंतजार कर लिया जाए और बेहतरीन हमको इसके वो मिलेंगे। लेकिन आज बात रजिस्टर हो गई, कहते हैं ना कि यह बात दर्ज हो गई और सबने इसको समझ लिया है, और अगर ये टल भी जाएगी तो वो ये कम से कम किसी भी अधिकारी, किसी भी यानी राजनेता या किसी भी उसके दिमाग के पिछले हिस्से में रहती है हमेशा, और जब भी इसकी अनुकूल समीचीन परिस्थितियां आएंगी इसका निराकरण अवश्य अब निकलेगा। ये मेरा मान मानना है। लीजिए 3,500 कर्मचारी जो बिजली विभाग से जुड़े हैं, यूपीसीएल से जुड़े हैं या बाकी विभागों से जुड़े हैं, वो सड़कों पे आ जाएं और लोगों के पास ये मैसेज दें कि साहब आप कैंडल उठा लीजिए, टॉर्च ढूंढ लीजिए, जो भी आपको व्यवस्था है कर लीजिए। आप सोचिए आम आदमी कितनी परेशानी में चला जाता होगा। और ये सब मैं कहता हूं इसको पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंस है साहब। अगर कर्मचारी सड़कों पे आ रहा है तो ये हमारे सरकारों का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, या जो लोग भी उसे डील करते हैं उनका इनकॉम्पिटेंस है। रमेश जी, मैं अब महोदय अनूप जी उसके बाद मैं आता हूं। मंजुल जी को बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर में रहे हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। जो इनकॉम्पिटेंस है वो इनकॉम्पिटेंस है। ओके, मैं आ रहा हूं अनूप जी, फिर मैं आ रहा हूं मंजुल जी आपके पास। रमेश भाई, आपने एक इतिहास बोला था, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा। तो मैं अपने 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक, मैं इतिहास के बारे में बात करना चाहूंगा। एक जो हम सैलरी के बारे में भी बात करेंगे, वेतन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम इतिहास की बात करें, ये जो वर्तमान में परिस्थिति है, और यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े जो साझा करना चाहूंगा। कुछ वर्ष पूर्व ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कुछ वर्ष पूर्व एक रिपोर्ट जारी करी थी, जहां पर उन्होंने देश के तमाम जितने राज्य हैं कि सभी राज्यों में कितने कितने आंदोलन हुए। तो ये मुझे मालूम है कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, लेकिन बाकी मैं जो हमारे जो देख रहे हैं, उत्तराखंड में 21,996 यानी पूरे सर्वाधिक आंदोलन उस वर्ष में उत्तराखंड जैसे राज्य में हुए थे, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में भी 1.25 करोड़ है। मतलब ये जब रिपोर्ट 4-5 साल पहले आई, और ये हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, कई अन्य राज्यों की जनसंख्या उत्तराखंड से कहीं ज्यादा है। सर हम देश का 1% है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बावजूद सर्वाधिक आंदोलन उत्तराखंड में होना 21,996। और रमेश भाई, उस 21,996 आंदोलन में से 5,838 जो आंदोलन हुए वो कर्मचारी आंदोलन थे। तो उसमें भी अलग अलग किस्म के आंदोलनों का ब्रेकअप है। कर्मचारियों का आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, श्रम का आंदोलन, जो छात्र हैं छात्रों का आंदोलन, और उसका जो टोटल है। और जहां तक कर्मचारी आंदोलन की बात है, अगर हम कर्मचारी आंदोलन की बात करते हैं, तो एक तो हमने ये बात बोली कि सर्वाधिक जो टोटल है उसमें भी उत्तराखंड नंबर 1 है, और कर्मचारी आंदोलन में भी 5,838 आंदोलन। हमारे नीचे पंजाब 5,751, तमिलनाडु 3,200 समथिंग, मध्य प्रदेश 2,500, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, तेलंगाना 1,200, चंडीगढ़ 990, दिल्ली 965, राजस्थान 678, उड़ीसा 459, गुजरात 290। तो भाई ऐसा क्या कारण है 4 या 5 साल पहले? तो ये जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, आज अगर यहाँ पर कर्मचारी संगठन जिस किस्म का जो अगर कोई उनका कोई ओरिएंटेशन है, मैं दोनों बातें कहता हूं। अगर ये संगठन बेलगाम हो गए, इलीगल डिमांड के लिए कह रहे हैं, तो आप उनको पब्लिक में आके बेनकाब करिए कि साहब इनकी मांग जो है वो जायज नहीं है, नाजायज मांग है। और अगर इनकी जायज मांग है तो आप उसका समाधान निकालिए। क्यों आप इस प्रदेश को एक हड़ताली प्रदेश बनाने पे तुल गए? मैं रमेश भाई दूसरी बातें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हम अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम सारी चीज़ों को कहते हैं ना, यू कट थ्रू द क्लटर एंड कट थ्रू द नॉइज। देखो, सैलरी तो यार सबको देनी है ना, आपने उसमें तो कहीं कोई उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं होना है, पर आपको वेतन तो देना ही है, चाहे आपका, तो भाई ये तो
सैलरी इसमें तो कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। और ये खाली चाहे इंडिया है, दुनिया का कोई भी देश है, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो आपको उसको 30 दिन की तनख्वाह देनी है। तो आप तो तनख्वाह भी समय पर नहीं दे रहे हैं। तो जो भी विभाग में जो भी हो रहा है, आप तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? इसका क्या आपके पास क्या रीजन है? और ऐसा क्या रीजन है कि आपके विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अपनी तो उनकी फैसिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं आती है, लेकिन वो कह देते हैं कि भाई कर्मचारियों को हम 100% वेतन नहीं दे सकते। क्या आपने इस किस्म की कटौती कहीं अपने वेतन में, अपने भत्ते में, अपनी सुख सुविधाओं में करी ना है? ना तो ना ये भी ना तो साहब, वो तो ऊपर से लिखवा के आए हैं कि उनके भत्तों में, उनके वेतन में, उनके किसी तरह के फायदे, अगर हम उसमें उसको कोई कमी नहीं होगी। ये तो आप भूल जाइए साहब। रमेश भाई, अगर हम इसको बड़े सिंपल वे में भी बोले, अगर हम इसको बड़े सिंपल तरीके से बोले, बड़ी सिंपल बात यह है कि भाई आपको यू हैव टू पे द सैलरी ऑन टाइम। देयर इज नो डिस्कशन अबाउट दैट। आप सैलरी तो पे करिए ना, वो तो सभी को पे करना साहब है, चाहे वो प्राइवेट, उसको भी तो महीने में अपना घर चलाना है ना, उसकी भी तो जिम्मेदारियां, उसकी भी तो लाइबिलिटीज हैं। ओके मंजुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से। आप देखिए अनूप जी, मैं चाहता नहीं था वो आंकड़ा, क्योंकि वो आंकड़ा बताने में ही मुझे शर्म लग रही थी। दरअसल इस रिपोर्ट को पढ़ के ही तब हमने ये फैसला किया कि ये तो वाकई बहुत खराब स्थिति है। अगर मैं 21,000 भी मान लूं मंजुल जी, 21वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, 21,000 हड़तालें हो चुकी हैं, तो आप समझ लिए एक दिन में 3 हड़ताल। और मैं कर्मचारियों की हड़ताल की बात करूं, वो भी 5,000 से ज्यादा हो गई हैं। रमेश भाई सॉरी, ये 21,996 तो उस वर्ष की है। ये 2015-2016 की रिपोर्ट है ना। हाँ। तो ये अभी तो पिछले 4-5 साल का तो भूल ही जाइए आप। हाँ, तो ये जो है, ये तो क्या कहते हैं, 365 दिन की रिपोर्ट हुई ना एक तरीके से। नहीं, ये पूरा उन्होंने डेटा दिया था। ये जिस रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं 2015-16 में, इस पे बहुत चर्चा हुई थी। मंजुल जी, कोई भी सभ्य राज्य जो आगे बढ़ने की कगार पे हो, वहां इतने बड़े पैमाने पे अगर आंदोलन हो, और खासकर कर्मचारियों के आंदोलन हो, तो उसको कैसे सही ठहराया जा सकता है? इससे तो पूरे प्रदेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर असर पड़ेगा। रमेश भाई, अगर आप देखिए, मैंने इतने सालों में एक चीज देखी कि समस्या को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो टेलीस्कोप के मेन भाग से जब देखा जाता है तो महोदय काफी बड़ी और काफी वो विकराल दिखाई देती है। दूसरी तरफ से देखा जाता है तो बड़ी रिमोट दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य व्यू लेने की आवश्यकता है सर। लेकिन यहाँ तो राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। 2017 में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, लेकिन उसको इतना, मैं कहूंगा, रायता फैला दिया गया कि साहब हम आए तो ठीक है, देख लेंगे, नहीं आया तो अगले वाला परेशान होगा। ऐसे कैसे चलेगा सर? मान्यवर, अब ये आप अगर मुझसे कहें तो मैं आपको आंकड़ों के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बाकी उसमें मैं आपसे माफी चाहूंगा, उस पर टिप्पणी करने का मुझे उसमें थोड़ा सा यानी परहेज होगा। लेकिन मैं आपको आंकड़े की बात जरूर बताना चाहूंगा कि आंकड़े कई बार जो होते हैं, देखिए रमेश जी, आंकड़े दोनों तरफ कट करते हैं। तो अगर हम लोग आंकड़ों का खेल खेलने लगेंगे, तो जब आप एक तरफ के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, तो जब दूसरा पक्ष भी आंकड़े प्रस्तुत करता है तो वो भी काफी कन्विंसिंग लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो मारूजा है और जो हमारा उद्देश्य है, हम सबका उद्देश्य है कि इस प्रकार की हमारी छवि न बने, नंबर 1। नंबर 2 की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्विक से क्विक हो। और तीसरा, जो उदारता एक होती है, प्रशासनिक उदारता, वो प्रशासनिक उदारता हमको अपने सोच में इनबिल्ट करनी पड़ेगी। चौथा, लार्जर देन लाइफ जो कैरेक्टर्स बीच में निर्माण हो जाते हैं, उनको अपनी छवि के लिए लिव अप करने के लिए कई बार बड़ी कठोरता का प्रदर्शन करना पड़ता है। वो भी एक प्रकार की चीज जो है, वो इसमें थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए। सर, एक सामान्य बात मैं पूछूं क्या? एक सामान्य सवाल। बिल्कुल पूछो। आप तो पद में रहे साहब, अगर मान लीजिए 3 महीने तक आपकी तनख्वाह ना आए, तब आप पे क्या बीतेगी सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा हो तो। मान्यवर, ये मतलब ऐसा ये है कि ये कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं मैं कहूंगा इसको, लेकिन इतना जरूर है कि कभी कभी ऐसी पशेमानियां जरूर आ जाती हैं
कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये आम तौर पे नहीं होता है अगर आप इसको देखेंगे। और इस वक्त जो है विशेष परिस्थिति तो विद्यमान हो ही गई है, तो कभी कभी इसमें हो गया, जैसे पिछले बार आप जैसे मान लीजिए जब हमको अप्रैल में सैलरी मिलती है तो सबको सैलरी थोड़ी सी लेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मार्च का फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है। बड़े से बड़े जो यानी चलिए, वो बहुत तो बड़े पूरे बड़े देश में ही ऐसी स्थिति होती है सर, वो तो हमें मालूम है फाइनेंशियल ईयर। पूरे बट भाषण में कहिए ये अगर जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है सर, उसमें तो हमेशा ये दिक्कत रही है। मैं पिछले कितने सालों से सुनता आ रहा हूं कि साहब इनको समय से तनख्वाह नहीं मिलती है। मान्यवर, थोड़ा सा जो हमारा जो छवि है हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग की, जो कभी कभी हमारी जो बसों का स्टैंडर्ड वगैरह है, अगर आप अन्य स्टेट से कंपेयर करेंगे तो कई बार हमें उसमें बड़ी, आप कहते हैं हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें भी होना पड़ता है। लेकिन ये जो है, ये एक प्रकार से अगर बैठ के दोनों बहुत ही ऊर्जा के साथ इसको सुलझाएंगे तो ये कोई ऐसी इनसरमाउंटेबल चीज नहीं है। एक प्रकार की एक छोटी सी सब्सिडी उनको दी जा सकती है, इस पर विचार कर सकती है इंतजामिया, और उसको यानी प्रमुख मुद्दा इस वक्त संवेदनशीलता का है। जहां तक आपने कहा, इससे मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे केएमवीएन और जीएमवीएन है, आप देखिए कितने पुराने समय से चलते आ रहे हैं। वो दिन रात मेहनत भी करते हैं, आपको चाय भी पिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, आपके गेस्ट हाउस का ध्यान भी रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी मैंने देखा कि जीएमवीएन के लोग थे सर, मैं उनसे जब बात करता था, कईयों को 6-6, 7-7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली रहती थी और वो इतने दुखी रहते थे, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, दिन रात आपके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, आपके चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, और उनके घर में 6-7 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिले। किसी ने सोचा उनका घर कैसे चलता होगा? किसी ने उनके बारे में सोचा? अनूप सर। रमेश जी, ये तो इसमें खैर क्या है, क्या बोलें, तो नेचुरली बड़ा बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है कि भाई अगर हम उस सैलरी को ही टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं। सैलरी कितनी होती है अनूप जी? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम। मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक बात तो ये है कि देखिए, एक वन ऑफ हो गया। हम सबका अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है ना, और आपने भी जॉब किया है, मैंने भी बहुत वर्षों तक जॉब किया है। भाई सैलरी, पहली बात तो यह है कि हमें तो सैलरी टाइम पे ही पे करनी है, दैट इज नंबर वन, वो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी बात, अब जैसे आप केएमवीएन ने जीएमवीएन वालों का एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सरकमस्टेंसेस हो जाती हैं या परिस्थिति बन जाती है कि आपने 2 साल में, 5 साल में 2 या 3 महीने ऐसे रहे, लेकिन वो बाद में ठीक हो गई स्थिति, तो वो भी चलिए समझ आता है, वो वन ऑफ था, हो गया, ठीक है, समय बीत गया, निकल गया समय, और बाकी समय सैलरी टाइम पे आ रही है। लेकिन अगर ये एक रेगुलर फीचर बन जाता है तो उसके बाद तो कोई बोलने को कुछ बचा ही नहीं। तो एक बात तो रमेश भाई ये है। दूसरी बात मैं इस बहस में एक और जोड़ना चाहूंगा, जो खासकर हमारे साथ में जो युवा लोग हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो आउटसोर्सिंग पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी भारी मात्रा में ये जो आउटसोर्सिंग और जो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शोषण जो है उत्तराखंड में इस समय, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जिन लोगों को सैलरी मिलती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में भी बार बार सुनने को आता है अलग अलग किस्म की तकलीफें, चाहे वो सैलरी समय पर ना देना या बहुत ज्यादा उसमें कटौती करना, उसमें भ्रष्टाचार करना, उसमें कमीशनबाजी मांगना। तो ऐसे करके भी जो तमाम उदाहरण है, जो पूरा जो सैलरी का जो लैंड, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हैं और दोनों की तनख्वाह में धरती आसमान का अंतर है, तो नेचुरली आपके अंदर ये एक हीन भावना लाएगा, एक गुस्से की भावना लाएगा। और रमेश जी, अल्टीमेटली देखिए, ये सारे फिर एम्प्लॉय इश्यूज आ जाते हैं, चाहे हम इसको ह्यूमन रिसोर्स इश्यू बोलें, एम्प्लॉय इश्यू बोलें, हम जो भी बोलें। देखिए, आपको अल्टीमेटली लोगों के थ्रू, लोगों के माध्यम से काम करना है, ठीक है, आपकी एक व्यवस्था है, आपके कोई परमानेंट लोग हैं, कोई आपके आउटसोर्स्ड हैं, तो इसमें हम इसमें जितना डीप जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारे कोई ना कोई चीजें पिंच करती हैं। और मैं वो आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अभी हाल ही में एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के लोगों की भी एक हड़ताल थी। उसमें एक जो प्रमुख मुद्दा उठ करके आया है, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च के महीने में रिन्यू होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा पक्ष हो सकता है कि भाई आप सबको परमानेंट जॉब नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर जो सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता की हम बात कर रहे हैं, वहां पर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मार्च के महीने में समाप्त हो जाता है, अप्रैल से उनका नया कॉन्ट्रैक्ट लगता है।
अब हमारे देश में महिला अगर कोई भी प्रेग्नेंट जब होती हैं, उन्हें इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 महीने का उनको एक प्रेगनेंसी लीव मिलती है। तो अब अगर कोई महिला अगर 1 जनवरी को अपनी प्रेगनेंसी लीव के लिए अप्लाई करती हैं, तो उन्हें एनएचएम के तहत, इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत मात्र इन्हें जो है उन्हें सिर्फ 3 ही महीने की वो मिलेगी, सैलरी भी 3 महीने की मिलेगी और 3 ही महीने की लीव मिलेगी, क्योंकि मार्च में उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। अब आप ये विडंबना देखिए कि नेशनल हेल्थ मिशन, जिसका सबसे बड़ा मैंडेट प्रदेश में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की बेहतरी को लेकर के, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने को लेकर के, और जहां पर जो लोग कार्यरत हैं, तो ये एक उदाहरण है रमेश जी। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे को जो हमारे इसलिए भी इनकॉम्पिटेंस कहता हूं मैं, आपने अच्छा हुआ अनूप जी मुझे एक उदाहरण याद दिलाया। मंजुल जी, अब मान लीजिए हमें मालूम है कि मार्च में रिन्यूअल होना है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में लोग हैं मार्च या फरवरी में उनका रिन्यूअल होना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जुलाई अगस्त तक इंतजार करते हैं, उनका रिन्यूअल नहीं होता। साहब ये तो इनकॉम्पिटेंस है। ऐसे अधिकारियों को क्या जरूरत है, मुझे लगता है उन डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की जो जानबूझ के इस तरह की फाइलों को अड़ाते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, जब आपको ऑलरेडी पता है कि फरवरी में होना है तो ऑटोमेटिकली उनका फरवरी में रिन्यूअल हो जाए। रमेश जी, इसीलिए जो परिस्थितियां हैं, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी आप मंजूर सर कह रही हूँ। ओके अनूप जी, मंजुल जी देखिए मुद्दा रमेश जी, मुद्दा यहाँ पर है कि इस टाइप की अगर कोई आचरण कर रहा है और वो जो ह्यूमन मिजरी इन्वॉल्व है उससे बाखबर नहीं है, तो आप यकीनन मैं आपसे आप मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लीजिए, मैं आपसे पूरी रूप से सहमत हूं कि ऐसे व्यक्ति को कतई ऐसे व्यक्ति की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले केएमवीएन और जीएमवीएन की बात आई थी महोदय, जब बहुत दुर्दिन आते थे उत्तर प्रदेश में, तो किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को निकालकर, और ये या तो इन दोनों किसी संस्थान में से अगर नियुक्ति उसकी हो जाती थी। यहां पर समस्या क्या है, उस समय फिर भी दिन बहुत अच्छे थे, नियमित सैलरी मिलती थी, सब कुछ होता था, क्योंकि हमारे संस्थान की जो पैरिटी थी अन्य जो प्लेयर्स थे होटल्स वगैरह के, क्योंकि इसेंशियली टूरिज्म वगैरह में जो हमारा वर्क है या अन्य हम भेषज वगैरह के कार्य करते थे, उस समय पर हमारी पैरिटी का जो वो था इतना ज्यादा गॉलिंग नहीं था फर्क। लेकिन अब जो नए प्लेयर्स आ गए हैं और जिस हिसाब की सुविधा वो ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे संस्थान थोड़ा सा आउटमोडेड होते जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं, और कभी कभी इसी मिसमैच के कारण अर्निंग नहीं हो पा रही। 2-3 विभाग ऐसे हैं, अभी आपने नाम लिए थे, तीनों विभाग की समस्या आप देखिए, ये अर्न एंड गेट वाले हैं कि आपने जितना रेवेन्यू आपने इकट्ठा किया उसको आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब फेयर हुआ अनफेयर हुआ, ये एक थोड़ा सा आपका बहस का मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वहां उनको पहले दिन से क्लियर है कि अर्न एंड गेट वाला यहाँ प्रिंसिपल लागू है। तो उसमें यानी प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक बार फिर से उनको उसी स्तर पर ले जाएं, और या फिर उसको एक डिसेंट बरियल दे दें कि गोल्डन हैंडशेक के साथ इनको वाइंड अप कर दिया जाए इन संस्थानों को। अदरवाइज मेरा अपना जो इनसे है कि मुझे बहुत सुखद एक्सपीरियंस इनके साथ काम करने का, और इतना 1-on-1 इतना अच्छा है, यहाँ पर्सनलाइज्ड बड़ी रिलेशनशिप्स होती हैं। लेकिन कभी कभी इनको जब कष्ट होता है तो मैं, आप यकीन मानिए, मुझे बहुत कष्ट होता है मेरे से। और लेकिन एक आखिर में मैं 2 मुद्दे जरूर लेना चाहूंगा, और इनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो हड़तालों का है और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं, वो अनूप जी सीधे सीधे वेतन विसंगति से जुड़ा हुआ है। दरअसल ग्रेड पे को लेकर और प्रमोशन के टेन्योर को लेकर इतना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हैं, और वो सबसे बड़ी वजह है कि कर्मचारियों को मजबूरन सड़कों पे आना होता है। आप एक बार बैठ लें, सबसे बात कर लें, जो सही है वो फैसला ले लें, चाहे वो टेन्योर को लेकर है, प्रमोशन टेन्योर को लेकर है, चाहे वो वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर है। आप बैठिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। क्यों आप हर बार एक हड़ताल और ऐड कर दे रहे हैं, और फिर आपकी इमेज और खराब जा रही है, आपकी इनकॉम्पिटेंसी और दिखाई दे रही है। आपको लगता है इट्स हाई टाइम अब सरकार, जो भी हमारे नीति नियंता हैं, उनको बैठ के फैसला लेना चाहिए, टरकाने वाली व्यवस्था को ध्यान हटाना चाहिए, और जो भी उन्हें फैसला लेना है, इलीगल डिमांड है एक्सपोज देम, लीगल डिमांड है फुलफिल देम। अनूप जी, उसका देखिए, उसका रेजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो लोग जो हड़तालों पे जा रहे हैं, उन सबको भी मालूम है कि भाई 5 या 6 महीने के बाद में आचार संहिता यहाँ पर लगने वाली है, 5 महीने के बाद में।
तो अब वही उनका भी जो पेशेंस है दैट इज़ ऑल्सो रनिंग थिन। वो भी चाहते हैं कि भाई उनके जो इश्यूज हैं जो इतने समय से पेंडिंग हैं, लटके हुए हैं, उसका रेजोल्यूशन हो, क्योंकि भाई कमेटी बन रही है। अब कमेटी 3 महीने का कमेटी को टेन्योर दिया गया है। अब आप ऊर्जा का अगर बड़ा ज्वलंत उदाहरण लें, कल का उदाहरण लें, तो उसमें भाई माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि भाई मैं भी नया हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब भी नए हैं, हमारी ये भी नई है, हमें आप 1 महीने का समय दीजिए। नहीं तो पुराने अब क्या ये कर रहे थे? पुराने क्या तो कर अब रहे ये थे इतने टाइम बैठ के? पुराने क्या कर रहे थे कभी, तो आपकी जो व्यवस्था है वो तो नई नहीं है। तो अब चाहे वो ऊर्जा का मामला है, अब वो नई कमेटी बनेगी भाई, वो एक पूर्व मुख्य सचिव साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, उसको 3 महीने का समय दिया नहीं, गया है। मुझे लगता है वो जो पूर्व मुख्य और सचिव हैं उनको तो बस हमने एक कमेटी के चेयरमैन, हर समिति हम उनके ऊपर डाल देते हैं। सवाल ये है आप इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? उसके बाद में जो है वो फिर आचार संहिता लग जानी है, उसके बाद में चुनाव आना है, उसके बाद में नई सरकार बननी है, नए मंत्रिपरिषद ने गठन होना है। तो ये जो टेंडेंसी टू जो आप उसको टू डिलेइंग टैक्टिक बोल लीजिए, जो भी उसके कारण है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं, जो भी उसके इंटरनल रीजंस होंगे, चाहे वो डेलिब्रेट है या डेलिब्रेट नहीं है, लेकिन इसका बॉटम लाइन रमेश जी यही है कि हमारे सामने, हमारी स्टेट के सामने ऐसे जो जो लोगों के जो बुनियादी मुद्दे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, और इसका जो लार्जर जो इसका गोल है वो यही है कि भाई उत्तराखंड को अगर अपनी तकदीर को, अपनी तस्वीर को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी गवर्नेंस को, जिसके लिए अल्टीमेटली है क्या भाई, सारी चीजें तो सुशासन और गवर्नेंस से जुड़ी हुई हैं, विकास से जुड़ी हुई हैं। हर कोई यही चाहता है कि भाई उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, उत्तराखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। तो हम उन चीजों को तभी फुलफिल कर पाएंगे जब हम इन बुनियादी सवालों की तह पूछ पाएंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ में और बड़ी शिद्दत के साथ में इनका समाधान एक टाइम बाउंड मैनर में निकालने का प्रयास भी कर पाएंगे, और ये दिखाई भी देगा, ये हमारे एक्शन में और हमारे आचरण में दिखाई भी देगा। बिल्कुल। हम इसको लेकर के बड़े कंसर्न हैं। देखिए ये बड़ा, ये साइकोलॉजिकल रीजन है। ये अगर मैं बॉस हूं और मेरे सामने अगर मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरे डिसीजन से वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई सर इसको लेकर के रैली में विचलित हैं, रैली में लेकर को कंसर्न है, और जहां तक उनसे हो सकेगा वो अपनी पूरी इसमें ताकत लगाएंगे। तो ये जो विश्वास कायम करने वाली बात है, ये देखिए खाली बोलने से नहीं आती है, ये आपके इतिहास से, आपकी हिस्ट्री से, आपके बैकग्राउंड से, आप जो कमिटमेंट देते हैं उस पर आप कितना फुलफिल करते हैं। बिल्कुल सही कहा अनूप जी आपने। आखिर में मंजुल कुमार जोशी जी, ये जो टरकाने और टालने की जो हमारी प्रवृत्ति है, हमें इससे बाहर आना चाहिए और हमें समाधान की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके टरकाने और टालने की परिस्थितियों से स्टेट को नुकसान हो रहा है। मैं आपकी बात को तायद करता हूं, उसको बड़ा करता हूं और आपकी बात से सहमति भी व्यक्त करता हूं, परंतु आपको यह देखना होगा, जैसे कल का एग्जाम्पल दिया गया बिजली विभाग का, तो मान्यवर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद एक बार जो पिटकुल वगैरह के इत्यादि के जो अफसर्स हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं जीएम लेवल पे या उस लेवल पे, या जो डायरेक्टर्स वहां पर हैं, जरा सा आप उनके थोड़े से सैलरी स्ट्रक्चर का भी उसको रिविजिट कर लें, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसको भी रिविजिट कर दें। ये जो वहां का प्रॉब्लम है वो यानी सर्वहारा, और जो उनका जो अच्छा क्लास है, उनका जो बेहतर क्लास है, उनके बीच में जो विसंगति है उसको दूर करने की आवश्यकता है, और कम से कम उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। एकदम क्रॉस मिसमैच दिखाई देता है कभी कभी हम लोग को, जैसे हम तो अब हम जनता के आदमी हैं, तो अब हम उसको क्रॉस मिसमैच के रूप में ही देखेंगे। जिस समय हम सेवा में थे तब हमारी बात अलग थी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो एक बहुत अच्छी सी बात उन्होंने कही थी। अब आप कहें तो मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करने से पहले आपको वो वाला शेर जरूर सुना दूं, क्योंकि मुझे अंदर से नहीं तो वो फिर सारी रात मुझे वो सालेगा। आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा जी, सुनाइए ना। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, या यूं कहें कि बर्क की दहशत नहीं रही। बर्क आसमानी बिजली है। तो इस प्रकार की जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो यकीनन ये चिंता का विषय है। हेलो जी, यकीनन ये चिंता का विषय है। और जी, हर प्रकार से आपने वीडियो ऑफ कर दिया अपना, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो मैंने ऑफ नहीं किया महोदय, ऑफ हो गया।
ये अभी तो मुझसे बिजली कड़की भी नहीं और आपने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। ये टेक्निकल इलिटरेसी है महोदय। कोई दिक्कत और जितने जितने आपको ये मिलेंगे पुराने कारतूस, उनमें आपको ये कमी पर मिलेगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, लास्ट कमेंट आपका। रमेश जी, मैं भी प्रेरित हो गया हूँ सर ने जो सुनाया अभी। तो जाने से पहले मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है, और ये मैं शायद आपके बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जरूर जलनी चाहिए। और वो आग जो है वो आंदोलन को लेकर ना चले। आगे एक चीज और रह गई रमेश जी, छोटा सा और रह गया। हाँ बताइए। वो इसमें तो बहुत ही अप्लाई करेगा, इसमें 100% अप्लाई करेगा। जो आप बता रहे हैं कि जो यानी ऐसे विभाग हैं जो बिल्कुल इस वक्त फंड स्टाफ्ड हैं, उसमें वो कहता है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ हो। क्या बात है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो टालने और टरकाने की प्रवृत्ति जिसको लेकर हमने कहा, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। उत्तराखंड की जो छवि हड़ताली प्रदेश की बन चुकी है, उससे उत्तराखंड को बाहर निकलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर हमारे कर्मचारियों की मांग सही है, जायज है, तो उसको उस पर फैसला होना चाहिए, और गलत है तो उनको जनता के सामने एक्सपोज भी करना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड को जो छवि बन रही है उस छवि से नुकसान ना हो, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग में इस तरह की डिबेट्स हमेशा से जारी रहेंगी।